बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से है। ठीक है, और इलेक्शन से मुतालिक जो है वो कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्विक फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान इलेक्शंस 2024 कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं 2024 के जो होने जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो इसके हवाले से जानते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं और क्यों हैं और किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर लगी हुई हैं। और क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि देखिए, इससे पहले हम ये देखते थे कि भाई जैसे अब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो हर एक की नजरें होती हैं कि वहां पे क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे सबकी नजरें होती हैं कि जिसकी गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा। क्योंकि ये चीजें अब जैसे इंडिया के इलेक्शंस हैं तो वो जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी तो रीजनल उसका एक इंपैक्ट है। इसी तरह से अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये हुकूमतें जो है इनका ग्लोबल या रीजनल इंपैक्ट है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ये देख रहे हैं, ये वो देखना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये इलेक्शंस जो है जो होने जा रहे हैं, गो कि सबको पता है कि कैसे होने जा रहे हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है कि किस तरह से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है इलेक्शंस हैं तो दुनिया की नजरें यहां पे हैं कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट के साथ कैसी पॉलिसीज होंगी और किस तरह से दुनिया आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस बार पाकिस्तान के इलेक्शंस भी दुनिया में डिबेट में है और तकरीबन हर बड़ा न्यूज़पेपर जो है इसको कवर कर रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस इतना ज्यादा इनके ऊपर हंगामा हो चुका, जिन्होंने 2023 के अंदर होना था, जो अपनी मुद्दत पार्लियामेंट ने पूरी की थी। ठीक है, 2018 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपको पता है कि यहां पे इलेक्शंस डिले होते गए और अब भी जो है वो कोशिश की गई कि डिले किए जाए। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया इनको देख रही है कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है दुनिया में और दुनिया जो है इसको मानती है, देखती है, देख रही है कि यहां पे क्या होने जा रहा है और जो हालात हमारे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और अगर हम देखते हैं तो जो बजट इसके ऊपर आ रहा है, जो कॉस्ट है वो आ रही है जी तकरीबन $8,50,000 की कॉस्ट इस पे आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं 243.6 मिलियन रुपीस इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। तो आप ये सोचें कि अब इलेक्शन कमीशन की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी कॉस्ट इस पाकिस्तानी अवाम की, मेरे और आपके पैसों की इस इलेक्शन पे लगने जा रही है। ठीक है, जो हम IMF से पैसे मांगते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो क्या एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वुमेन जो है वो भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 46% रजिस्टर्ड वोटर्स का वो खवातीन है। ठीक है, और 54% जो है मर्द हजरात हैं, यानी 54% मर्द हैं, लेकिन खवातीन भी जो है उनकी भी काफी अक्सरियत है 46% के करीब, जो कि इस टाइम पे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो इनका भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे जो है पाकिस्तान जो है उसका फ्यूचर शेप होता है। अगर हम कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं इलेक्शंस से रिलेटेड, तो देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट हैं वो तकरीबन 128 मिलियन है। ठीक है जी, 128 मिलियन का आप ये कह लें कि ये तकरीबन कोई 12.5 करोड़ के करीब जो है 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, या 13 करोड़ आप इन्हें कह सकते हैं कि 13 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान में। ठीक है, और ये चूज करेंगे 266 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को नेशनल असेंबली के, जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। तो 16 पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आएगी इन इलेक्शंस के बाद। ठीक है, ये 16वीं पार्लियामेंट हमारी बनेगी और इसको कहा जाता है जी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है कि जिसको भी मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो उसकी हुकूमत बनेगी, या जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, तो इसमें यानी कि ये ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देख सकते कि भाई किसने किस बेसिस के ऊपर दी, लेकिन यह है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसकी हुकूमत बन जाएगी। तो इस टाइम पे पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 24 करोड़ के करीब है, ऐसा ही है। और इस 24 करोड़ की आबादी में 2/3 जो है वो हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे जो दुनिया की नजरें हैं, ये जो पाकिस्तान की इंटरनल जो नजरें हैं, ये जो इदारे देख रहे हैं, ठीक है, जो इतना कंट्रोल करने के बावजूद चीजें जो है उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रही, वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में इस टाइम पे 2/3 जो वोटर है वो 30 साल से कम का है। तो ये वोटर क्या डिसाइड करेगा, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हर कोई बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है कि यार ये जो 30 साल से कम उम्र का वोटर है ये तो मेजॉरिटी में 70 to 75% पीटीआई का है। ठीक है, तो अगर ये 70 to 75% पीटीआई का है, ठीक है, इवन 50% भी इसमें से अगर हम कह लें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का है, तो इसका मतलब क्राइसिस तो बन रहे हैं कि इदारे जिसको नहीं आने देने चाह रहे, या जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अगेंस्ट खड़ी है, अगर वही पार्टी आ जाती है तो फिर क्राइसिस तो बनेंगे। जो क्राइसिस अभी बने हुए हैं ये मजीद बनेंगे। तो ये चैलेंजेस
मौजूद हैं और 167 पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके 5121 कैंडिडेट्स इस टाइम पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें साथ में इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं। और क्योंकि पीटीआई के पास बल्ला नहीं है तो वो भी सारे आजाद उम्मीदवार जो है वो लड़ने जा रहे हैं इस बार इलेक्शन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 2018 का अगर हम वोटिंग टर्नआउट देखते हैं तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 51.9% रहा। ठीक है, तो अब देखना यह है कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं इनमें कितना टर्नआउट रहेगा। देखिए यहां पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में 128 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है, तकरीबन 13 करोड़ के करीब। इसमें से 69 मिलियन वोटर्स, तकरीबन 7 करोड़ के करीब मर्द हजरात हैं और 59 मिलियन फीमेल हैं, यानी कि तकरीबन 6 करोड़ जो है वो खवातीन वोटर्स हैं और वोटिंग एज 18 साल है। और पाकिस्तान का जो लास्ट टर्नआउट रहा वो 51.9% रहा। अब कितना रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। और हम ये देखते हैं कि 5121 जो है कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं 167 पार्टीज के, ठीक है, उनमें 4806 मेल कैंडिडेट्स हैं, 312 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और 2 ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर मौजूद हैं। और टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो 90,582 टोटल जो है वो पोलिंग स्टेशंस हैं। तो ये इतने पोलिंग स्टेशंस हैं पाकिस्तान के। अब देखिए, अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाई जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो नई हुकूमत आने जा रही है इस इलेक्शन के बाद, जो 16th पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो वो क्या क्या चैलेंजेस उससे फेस करने पड़ेंगे, मेजर चैलेंजेस उसके लिए क्या होंगे नई गवर्नमेंट के, हमें कितनी होप्स रखनी चाहिए। देखिए होप फिलहाल जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं आपको नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, फिलहाल आपको नियर फ्यूचर में कोई जल्दी होप नहीं रखनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर। तो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा क्राइसिस है उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। 2023 के अंदर पाकिस्तान आपको पता है डिफॉल्ट होते होते बचा और बार बार ये कहा गया होने लगा, होने जा रहा है, कल डिफॉल्ट, तो परसों तो हुआ नहीं, ठीक है, तो लेकिन इतने हालात पाकिस्तान के खराब थे। तो इसका मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इसी तरह से नई गवर्नमेंट को मिलेंगे, इन्फ्लेशन इसी तरह से मिलेगी जो तकरीबन एवरेज 30% के करीब है, यानी पाकिस्तानी रुपया इस टाइम पे 30% जो है वो डी वैल्यू है। और हम देखते हैं पिछले 2 साल के अंदर जो डॉलर है वो 50% जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है और 50% हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो नीचे गिरी है। तो ये चैलेंज इसी तरह से नई गवर्नमेंट को मिलेगा और कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, होती तो सबसे बड़ी छड़ी वाले भी आपको पता है इस टाइम पे हुकूमत चला रहे हैं, डंडे वाले, तो वो भी नहीं कर सके, तो इसलिए नई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट को आईएमएफ भी जो है वो तोहफे मिलेगी, क्योंकि जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो आईएमएफ का ये 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज खत्म हो जाएगा जो जुलाई में स्टार्ट हुआ और नई गवर्नमेंट को फिर से जो है वो आईएमएफ के दरवाजे पे जाना पड़ेगा और जाके वहां पे जो है वो कटोरा रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्लीज भाई हमें कुछ दे दो, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई गवर्नमेंट आते ही नए बर्डन के नीचे जाएगी और आईएमएफ की नई शराइत होंगी, आगे से जो है वो गर्मी भी होगी। तो अब यहां पे देखेंगे फिर क्या हालात बनते हैं। दूसरा हमारे चैलेंजेस हैं जो नई गवर्नमेंट को मिलेंगे वो है सिक्योरिटी के चैलेंजेस। आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 2 साल में यानी 2021 से खास करके आप ये कह लें और 2022 से जो है पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि 2021 में काबुल में जो है गवर्नमेंट चेंज हुई और तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। अब बजाय इसके हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, अब मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हो गए, जिसके वजह के तौर पे वहां पे टीटीपी जो है वो दोबारा से उसको एक मौका मिला और इस टाइम पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात बहुत ही खराब हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शायद बहुत से लोग ये समझें, अब ये बात आप सीएसएस के अगर एस्पायरेंट हैं तो आपको ये बात जरूर समझनी है। देखिए बहुत से ये समझते हैं कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या कंसर्न है, वो हमारा इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा है। नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस का कॉज क्या है भाई, वजह क्या है? वजह है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का ना होना या चीजों का उस प्रॉपर वे के अंदर ना होना, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ग्रोथ होती है एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। हम इस टाइम पे सीपैक कर रहे हैं $56 बिलियन का, लेकिन अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात ही ठीक नहीं है तो ना सीपैक कंप्लीट होगा, ना ये जो फेज 2 चल रहा है, ना यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ये आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान को ज्यादा स्पेंडिंग्स करनी पड़ेंगी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, जो ऑलरेडी 12.5% पाकिस्तान कर रहा है। इस बात को समझिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग्स 12.5% पाकिस्तान के बजट की हैं। तो अगर पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं होते तो मिलिट्री तो इतना बजट लेगी, तो मिलिट्री का या इदारों का तो फायदा है, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान है। देखिए आपको अगर थ्रेट होगा तो आप क्या करेंगे, आप गार्ड रखेंगे ना, तो गार्ड को आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब वही पैसे जो आप 2-4 गार्ड रख के उनको दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, वही पैसे अगर आप अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाते और चीजों के ऊपर लगाते तो आपको फायदा होता। ऐसे ही है। तो अब यहां पे पाकिस्तान के
हालात 76 सालों से यही हैं, क्योंकि हम जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो अल्टीमेटली इसका मतलब आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको भी पता है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये इसी तरह से रूल करेगी, इसी तरह से बजट लेगी, और ये बजट जो कहीं और लगना चाहिए था वहां नहीं लग पाएगा। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान के लिए खौफ बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान की ग्रोथ नीचे आती जाएगी। हर वो स्टेट जहां पे सिक्योरिटी चैलेंजेस ज्यादा हैं उनकी ग्रोथ आप देख लें, आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फिर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ, अगर आप बड़ी स्टेट है चाइना की तरह की या अमेरिका की तरह की, फिर तो एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, लेकिन अगर आप वैसे नहीं है तो आपको तो पैसे और चीजों में लगाने हैं। फिर नया चैलेंज जो है जी वो क्या है जी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का। और ये भी पाकिस्तान का 76 ईयर्स का चैलेंज है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है, आपको पता है पाकिस्तान का मिलिट्री के साथ बिल्कुल नहीं बनती सिविलियंस की, तो इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस इस टाइम पे पाकिस्तान में मिलिट्री का है। इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट जो है डायरेक्टली चीजों को देख रही है, हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है, आप ये कह सकते हैं, और उनकी अकॉर्डिंगली वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हर एक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे होंगे, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, इस वजह से कोई भी हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी नहीं करती, वो खौफ में अपना टाइम गुजारती है, ना पॉलिसीज बन पाती हैं, चीजें मुश्किल हैं, ठीक है। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी नई गवर्नमेंट को तोहफे में मिलेंगे, और जो हालात बने हुए हैं तो नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो कैसे बैलेंस करे। इसके साथ साथ पीटीआई और इमरान खान साहब जो है ये भी एक चैलेंज है नई गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस टाइम पे देखिए मुकाबला किसमें है, एक साइड पे इमरान खान है जो जेल के अंदर हैं, और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं जो लंदन रिटर्न है, ठीक है। तो अब लंदन रिटर्न को जो है गवर्नमेंट देने की बातें हो रही हैं। तो सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं तो क्या मुल्क में अमन आएगा, सुकून आएगा? नहीं आएगा। क्या बाहर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम पे बिलीव करेंगे? जब इंटरनल हम नहीं कर रहे, ठीक है, अपने इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं, तो बाहर से कैसे होंगे? तो इसका मतलब एफडीआई फिर भी नहीं आएगी, फिर भी हमें आईएमएफ के पैकेजेस के ऊपर ही जाना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं इसी तरह से अगर इमरान खान जीते हैं तो फिर सवाल यह है कि क्या पोलराइजेशन फिर खत्म होगी? फिर भी नहीं होगी। सॉल्यूशन फिर भी नहीं है, क्योंकि इदारों के साथ टकराव लगा रहेगा। तो इस टाइम पे हालात ऐसे हैं कि कोई भी जीतता है तो पाकिस्तान के लिए फिलहाल चीजें बहुत मुश्किल हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस जो है वो नई गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान को जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, 3 नेबरिंग कंट्रीज से इस टाइम पे थ्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है। हिंदुस्तान से 2019 से हमारे ताल्लुकात खराब है, ठीक है। इसी तरह से हम अफगानिस्तान की बात करें तो 2021 से हमारे ताल्लुकात खराब है इनके साथ, और अफगानिस्तान ईरान के साथ हमारे जो है वो अभी रिसेंटली 2023 से ताल्लुकात खराब अब कह लें, या 2024 से ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं। तो सवाल ये है कि 3 बॉर्डर्स इनसिक्योर हैं। तो 3 बॉर्डर्स इनसिक्योर हैं सिवाय चाइना के, कि जिस साइड पे हमें थ्रेट नहीं है, तो हम जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, इनको कैसे हमने करना है? तो नई गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा। इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। वायलेंस है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर है या केपी के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या होगा? नई गवर्नमेंट क्या करेगी? और यहां पे जो सूबाई गवर्नमेंट है वो कैसे मैनेज करेगी? पोलराइजेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो पोलराइजेशन बढ़ेगी फिलहाल, कोई भी पार्टी जीतती है, क्योंकि देखिए 50% तो इस टाइम पे अगर आप देख लें जो हो रहे हैं पोल्स वगैरह, तो उसमें पीटीआई जो है वो आ रही है, तो बाकी 50% वोट तकसीम है। तो ऐसे में अगर ये 50% हुकूमत बना भी लेते हैं तो ये 50% क्या उन्हें सुकून से करने देंगे? और अगर ये 50% बना लेते हैं तो क्या ये करने देंगे? तो ये खिंचातानी लगी रहेगी। ये भी चैलेंजेस हैं। अगर वोटर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो पाकिस्तान में एलिजिबल वोटर्स हैं 128 मिलियन, 13 करोड़ के करीब, ठीक है। जिसमें हम ये देख रहे हैं 18 से 35 साल के जो है 44% यूथ है हमारी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने पहले कहा कि सबकी नजरें इस पे हैं कि 18 से 35% की पॉपुलेशन जो है वो 44% इसकी है जो है वो इस टाइम पे आबादी है, वोटर रजिस्टर्ड है। तो क्या होगा? अब देखिए यहां पे अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में 18 से 25 साल की जो यूथ है वो है जी 18.2%। फिर अगर हम देखें 26 से 35 साल की तो वो कितनी है? 25.9%। फिर हम देखते हैं 36 से 45 जो है वो 22.3% है, और 46 से 55 के बीच में 14.4% है, और फिर 56 से 65 के बीच में सबसे कम है 9.4% है, और 66 प्लस जो हमारे बुजुर्गवार साहब हैं वो 9.5% है। तो ये पाकिस्तान के इस टाइम पे वोटिंग की जो तकसीम है, तो इस हवाले से सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो यही है कि ये 44% क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान का वोटर टर्नआउट हिस्ट्री का देखते हैं तो पाकिस्तान में वोटर टर्नआउट हिस्ट्री में आप देखें तो कभी भी जो है वो 60 प्लस नहीं रहा,
तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों लगा और 35 साल पाकिस्तान के मार्शल लॉ के क्यों रहे, क्योंकि लोगों का यहां पे उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है जमहूरियत के अंदर। तो अब ये देखना है कि अब कैसा होगा। सबसे ज्यादा हम टर्न आउट अगर हम देखते हैं तो वो रहा जी 1970 के जो हमारे पहले इलेक्शंस थे पाकिस्तान के, ठीक है जी, जो ओपन इलेक्शन जो हुए पाकिस्तान में, जिनको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहा गया, वो 1970 के थे। याहिया खान साहब ने जो करवाए थे, और जिसमें आपको पता है कि फिर पीपल्स पार्टी जीती और दूसरी साइड पे जो है वो अवामी लीग जीती और नतीजे के तौर पे मुल्क टूट गया। तो ये इसमें अगर हम देखते हैं तो 59.8% यानी तकरीबन 60% जो है वो वोटर टर्नआउट यहां पे हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का वोटर टर्नआउट देखने को मिला पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस में ही, ठीक है। इससे पहले तो इलेक्शंस हुए नहीं पाकिस्तान में और डायरेक्ट इलेक्शंस। उसके बाद अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा टर्नआउट रहा 2013 के इलेक्शंस में, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी यहां पे, तो 55% जो है वो टर्नआउट पाकिस्तान का रहा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 1977 के दोबारा से भुट्टो साहब के टाइम पे इलेक्शंस हुए और 54% टर्नआउट रहा, जिसमें जो है वो पीपीपी जीत गई और फिर से धांधली का इल्जाम लगा और एक साल बाद मार्शल लॉ आपको पता है फिर जो है लगा। तो हम ये देख रहे हैं, सॉरी 1977 के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा, तो हमने देखा कि यहां पे 54% यानी टर्नआउट रहा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कोई भी उस तरह से पॉजिटिव टर्नआउट हमें देखने को नहीं मिला। फिर 1985 के अंदर जो है वो इलेक्शंस हुए गैर जमाती वाले, तो उसमें 52% रहा, लेकिन ये बोगस थे, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शंस हुए जिसमें 51% या 51.9% टर्नआउट रहा तकरीबन, ठीक है, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। अब हम देख रहे हैं उसके बाद हमें यहां पे जो 1988 से लेके 2002 के बीच में जो बारियां ली गई, खास करके 1997 तक की, ठीक है, ये जो दो बार पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बारियां ली, तो यहां पे बहुत कम टर्नआउट रहा। 1988 के अंदर 42% रहा, 1990 के अंदर 45% रहा, 1993 के अंदर 40% रहा, 1997 में सिर्फ 35% टर्नआउट रहा, ठीक है, कि लोग भी थक गए कि भाई क्या बार बार जो है ना हम वोट दे के आते हैं अपना काम का छोड़ के, तो फिर से 3 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। फिर 2002 के इलेक्शन जो हुए, यहां पे काफ लीग की हुकूमत बनी, मुशर्रफ साहब ने जो करवाए थे, इसमें 41% रहा। लेकिन आपको पता है फिर जो मार्शल लॉ के अंडर हो तो वो इलेक्शंस फिर कैसे हैं। फिर 2008 में 44% रहा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी। तो ये पाकिस्तान का जो है वो हिस्ट्री रही है, इलेक्टोरल हिस्ट्री, जो कि कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही जमहूरियत के हवाले से। अभी तक 60% प्लस नहीं हुए, यानी 50 पे ही हम तकरीबन रुके हुए हैं, एवरेज आप देख लें। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस में क्या क्या रहा, देखिए तो 1950 में हमारे इलेक्शंस नहीं हुए। सबसे पहले हमारी जो नई हुकूमत बनी वो बनी जी 1946 के जो इलेक्शंस हुए थे, 1945 और 1946 के इलेक्शंस उसके ऊपर बनी, ठीक है, 3 जून प्लान के अकॉर्डिंगली, जब पाकिस्तान 1947 के अंदर जो है वो आजाद हुआ। उसके बाद हमने देखा हमारी जो पहली असम्बली है वो 1955 के अंदर तोड़ दी, ठीक है जी, गुलाम मोहम्मद साहब ने। जब असम्बली टूटी यहां पे, ठीक है, तो असम्बली टूटी, तो उसके बाद नतीजे के तौर पे आपको पता है क्या हुआ कि यहां पे इलेक्शंस नहीं हुए। जो इलेक्शंस हुए वो सूबाई बुनियादों पे जो है वो जो लिए गए, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू लिए गए, तो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे और वहां से लोगों को लिया गया। और 1958 के अंदर आपको पता है फिर हमें मार्शल लॉ लग गया, यूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो इसका मतलब फिर ये मार्शल लॉ रहा 1970 तक। तो 1970 तक कोई इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हुए डायरेक्टली। 1970 में पहली बार इलेक्शंस हुए जिसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान टूट गया, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा टर्नआउट वाले थे। एक साइड पे पीपल्स पार्टी, ठीक है, और दो साइड पे जो है वो अवामी लीग की थी, और इस तरह से जो है वो अवामी लीग अपनी साइड पे जीती और यहां पे पीपल्स पार्टी जीती। तो गो कि जीती अवामी लीग ही, अपनी साइड का क्या कहना था तो पाकिस्तान ही, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को मिली और अवामी लीग इस तरह से मुल्क तकसीम हो गया। फिर हम देखते हैं 1970s के अंदर, तो 1977 के अंदर इलेक्शन हुए जिसमें भुट्टो साहब फिर से जीते, लेकिन क्राइसिस जो है वो बढ़ गए क्योंकि यहां पे मूवमेंट स्टार्ट हो गई और इलेक्शन धांधली का इल्जाम लगा और इस तरह से इलेक्शन को बोगस करार दिया गया, जो पाकिस्तान में हमेशा होता है कि जब भी कोई जीता, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में हम इतने तक मैच्योर नहीं हुए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कि वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हम हारे हैं, वो कभी नहीं मानते, ठीक है। फिर हमने देखा 1980s के अंदर फिर क्या हुआ जी, ज़िया-उल-हक साहब ने इलेक्शन करवाए 1985 में, लेकिन वो क्या इलेक्शन थे, मार्शल लॉ के अंडर। उसके बाद फिर 1988 में इलेक्शन हुए हमारे, ठीक है जी, और इसमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी और फिर अगले 3 साल इस तरह से चलता रहा। 90 की दहाई में 1990 में इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई। फिर 1993 में फिर से इलेक्शन हुए, ठीक है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फिर वापस आई। फिर 1996 में इलेक्शन हुए और इस तरह फिर जो है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट वापस आई। और फिर उसके बाद हम अगर 2000 की बात करें तो मुशर्रफ साहब ने इलेक्शंस करवाए 2002 के अंदर, ठीक है, क्योंकि 1999 में फिर से मार्शल लॉ लगा। तो 2002 में जो इलेक्शंस हुए उसके नतीजे के तौर पे जो है वो काफ लीग की हुकूमत बनी।
और ऐसे 2008 तक वो चलती रही। फिर उसके बाद जो है 2008 में इलेक्शंस हुए, ठीक है, और उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट बनी। फिर हम देखते हैं 2010 की दहाई में, तो 2013 में इलेक्शंस हुए, जिसके नतीजे के तौर पे ये दूसरा बड़ा हमारा जो है सेकंड सबसे हाईएस्ट टर्नआउट था, जिसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत आई, ठीक है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं जी 2018 में जो है दोबारा से इलेक्शंस हुए, और ये आप ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा तीसरा बड़ा टर्नआउट रहा जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बनी। अब 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब देखना यह है कि इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टर्नआउट कितना रहेगा, ठीक है जी। टर्नआउट ही डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं पिछले 2 साल से खास करके, क्या पाकिस्तानी अवाम अब भी जो है वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती है या नहीं रखती, और इसका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, क्या फैब्रिकेट किया जाएगा, रियल होगा, और क्या क्राइसिस बनेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो एट द एंड आप ये कह सकते हैं इन सारी चीजों को देख के कि फिलहाल होप नहीं रखनी इतनी ज्यादा। होप रखनी चाहिए, होप अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रखनी, कुछ भी बदलने नहीं जा रहा इतनी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेगा। तो ये हमारे इलेक्शंस के हवाले से था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।